नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पास अच्छी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं पॉलिसी बाजार से भैया को अपने घर पे बुलाई हूँ कि पॉलिसी किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है एक्सीडेंट का रेट और हेल्थ इशू बढ़ रहा है। और इस साल तो आप देख ही रहे हो, जगह जगह प्लेन क्रैश हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ऐसे केस में लोगों में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए कि हेल्थ पॉलिसी ले लेना चाहिए। हेल्थ पॉलिसी लेते ही जब 48 आवर्स के बाद ये एक्टिव हो जाता है, उसके बाद अगर आपका एक्सीडेंट होता है और 30 डेज बाद अगर आपको कोई भी डिजीज होता है तो इसे हेल्थ पॉलिसी में कवर अप हो जाता है। और में जो भी खर्च हुआ है उसके सारे ही खर्च आपके पॉलिसी बाजार वाले उठाते हैं। कैशलेस आप किसी भी हॉस्पिटल में जो भी इसके नेटवर्क से कनेक्टेड है उसमें जाके आप कैशलेस पेमेंट करके अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ और कैसे मिलते हैं कि किस तरह से इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट है, क्या कौन से कंडीशन में पॉलिसी में क्लेम नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो जाता है और कौन से कर सकता है। तो फ्रेंड, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए हुए, और मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं भैया के पास और पूछते हैं, भैया आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं पॉलिसी बाजार से आया हूँ और मैं मैम के लिए ही आया हूँ। मैम ने इंक्वायरी की थी पॉलिसी बाजार में, तो उसी के रिगार्डिंग मैं इनको सजेस्ट करते हैं कौन सी पॉलिसी इनके लिए बेटर होगी। और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा है, रखना चाहिए, क्योंकि आपका एक बैक सपोर्ट टाइम से काम करता है। जैसे कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है तो उस केस में आपके पास अगर आपको सेविंग अमाउंट है तो उसके बिहार पे आप ट्रीटमेंट करवाते हैं। और एक आप पॉलिसी लेके चल रहे हैं तो कभी भी ऐसा कुछ इमरजेंसी के साथ है तो वो पॉलिसी आपको हेल्प करती है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दो तरीके से हेल्प करती है। एक होती है कैशलेस, अगर आप उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो 100% आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। आप पॉलिसी 5 लाख 10 लाख इवन 1 CR तक का भी आप ले सकते हो, वो डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद एक होता है रिवर्स में, अगर सपोज आप उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं ट्रीटमेंट करा के कहीं अदर जगह ट्रीटमेंट कराते हो, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपना पे करना हो, ट्रीटमेंट कराए, पे किए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सारा चीज देती है इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद उसके क्रॉस चेक करके आपको 15 से 45 दिन के बाद वो रिफंड कर देती है। तो आपका कैशलेस और रिवर्समेंट दोनों देती है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि मिनिमम एंट्री एज जो होती है 18 साल की होती है, 18 से 90 तक ले सकते हैं। लेकिन जो आप इसमें पॉलिसी लेते हैं उसमें इंडिविजुअल लेते हैं तो उनका प्रीमियम अलग आता है, अगर फैमिली फ्लोटर में जाते हैं तो उनका अलग आता है। एक पॉलिसी में मैक्सिमम 6 आदमी कवर करते हैं, किसी पॉलिसी में 4 कवर करते हैं, 2A 2C। तो मतलब जैसे बेनिफिशियल कौन सा होता है, इंडिविजुअल लेना चाहिए या फैमिली के साथ लेना चाहिए? अगर देखिए उसमें क्या होता है, अगर बच्चे का एज बिलो 25 है तो आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मदर फादर 4 बच्चे भी हैं या फिर 2 बच्चे हैं, तो अगर 25 एवं होता है तो वो ऑलरेडी मतलब ये मूव कर जाते हैं, मतलब न्यू जनरेशन फॉर्म करते हैं जी, एडल्ट हो गए। और वो IRDA के रूल रेगुलेशन के बिहार पे वो क्या होता है कि उसको न्यू जनरेशन फॉर्म करती है, क्योंकि उनका आने वाला टाइम में उनकी शादी हो रही है, उनके भी बाल बच्चे होंगे, तो इसीलिए वो न्यू जनरेशन फॉर्म करती है। अगर बेटर है इंडिविजुअल पॉलिसी लेके चलते हैं तो अगर नो क्लेम बोनस भी ऐड होता है, वो कवरेज अमाउंट आपका बड़ा होते जाता है। कभी भी अगर इलाज के टाइम में अगर पैसा की जरूरत पड़ता है वो आपको नो क्लेम बोनस बेनिफिट देगा। फिर अगर फैमिली के साथ लेके चल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर 5-6 जने हैं, अगर कभी कुछ 1-2 आदमी एक सडनली हो जाता है एक भी, तो उस टाइम में आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि वहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। सपोज कोई आदमी जा रहा है, एक्सीडेंटल ऐसा कुछ हो जाता है, 3-4 आदमी एक साथ ले जाते हैं तो वो थोड़ा परेशानी हो जाता है। जैसे लेने का एक साथ ले सकते हैं, लेकिन कवरेज अमाउंट पे देखते हुए अगर इंडिविजुअल ले तो ज्यादा बेनिफिट होता है। और इंडिविजुअल में कितना क्या उसका क्या इंडिविजुअल में आपके एज पे डिपेंड करता है कि आपका जो एज है उस एज पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। आपका एक प्रीमियम मतलब इसमें आता है 0 से 5, 5 से 10 वो वाला साइकिल चलता है इसमें, उसके बिहार पे आपका प्रीमियम यहाँ पे कैलकुलेट होता है। हर पॉलिसी की एक अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स है, वो उस हिसाब से प्रीमियम देते हैं। और फैमिली वाले में जितना मेंबर और एज है, जिस फैमिली फ्लोटर में जितना ज्यादा एज होगा तो उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए फैमिली में 5 मेंबर हैं, मम्मी पापा और 3 भाई बहन, तो अगर उस तरह का लेना चाहें तो कितना लगेगा उसमें प्रीमियम? उसका एज करेगा, जितना एज होगा उस हिसाब से प्रीमियम आएगा। जैसे आपने बोला था प्री डिजीज जैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग, मान लीजिए किसी को पहले से है वो लेना चाहेगा हेल्थ इंश्योरेंस, डायबिटीज है पहले से, पेरेंट्स को डायबिटीज है तो फिर बच्चे भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो क्या उसका उनका भी हो जाएगा, लेकिन उसमें डिपेंड करेगा कि डायबिटीज जो है उनको इंसुलिन है या टैबलेट है। टैबलेट वाले को अलग है, इंसुलिन वाले को अलग है। इंसुलिन में क्योंकि वो थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं जी,
एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, उनके अनुसार अलग से जाता है और टैबलेट पे अलग जाता है। जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग चीज हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, फिर अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया, ये सब बाय डिफॉल्ट कंपनी 3 साल के बाद क्लेम देती है। इसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी आदमी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो 3 साल के बाद कवर होता है। अगर जैसे आप बता के ले रहे हैं तो वो आप एडिशनल राइडर पे करके आप 3 साल वेट ना करके 2 साल, 1 साल वेट, 30 डेज, और किसी किसी पॉलिसी में डे 1 भी कवर देती है। तो उसमें क्या आता है, जैसे अगर पहले से आप बता के सारा चीज ले रहे हैं तो क्लेम रिजेक्शन का चांस कम होता है। तो सपोज कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई नहीं बताया कि हमें ऐसा सर्जरी हुआ था या ऑपरेशन हुआ था, या फिर हमें ये बीपी शुगर है नहीं बताया, पॉलिसी ले लिए वो, फिर वो 5-6 महीने के बाद ऐसा कुछ होता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, वहाँ पे वो टेस्ट के टाइम में पता चल जाता है कि इनको शुगर है या बीपी ज्यादा है, इस वजह से इनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। तो उस केस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं पॉलिसी में क्लेम रिजेक्शन। और एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट सब चीज का एक वेटिंग पीरियड होता है। कोई भी चीज लेते हैं कब यूज करना है, क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसी तरह ये हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आप लेते हैं, आज आपने लिया पॉलिसी, आपका 24 से 48 घंटे के अंदर एक्टिव रहती है। जैसे पॉलिसी एक्टिव होगा 24 घंटे के बाद से आपका डे 1 से एक्सीडेंटल कवर होगा। 30 डेज के बाद आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड में सीजनल बीमारी होता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, डेंगू, मलेरिया, इवन कोविड, अभी गर्मी का दिन है तो डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, डायरिया वगैरह, वो आपका 30 डेज के बाद कवर करता है। उसके बाद अगर आदमी फिट एंड फाइन है तो उस केस में क्रिटिकल इलनेस भी आपका 30 डेज के बाद कवर करता है। तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी तरह का मेजर ऑर्गन फेलियर हो गया, उसके बाद हार्ट अटैक वगैरह हो गया, कैंसर जैसे बीमारियां होंगी, वो भी आपका 30 डेज के बाद कवर करता है। एक होता है एक स्पेसिफिक इलनेस जिसको बोलते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीज, जो हमारे शरीर में होता है लेकिन पता नहीं चलता है। किडनी स्टोन हो गया, गोल ब्लैडर का स्टोन हो गया, फिर मोतियाबिंद हो गए, हर्निया पाइल्स हो गए, फिर गठिया रोग हो गया, ये सब लीवर सिरोसिस हो गया, ये सब तो शरीर में धीरे धीरे होता है। सडनली एज के बाद पता चलता है, या फिर कभी सडनली ऐसा पेन हुआ उसके बाद पता चला किडनी स्टोन, तो वो धीरे धीरे होता है। ये क्रिटिकल इलनेस नहीं है, ये आपका एक स्पेसिफिक स्लो ग्रोइंग डिजीज है जो बाद में जाके परेशानी कर सकता है। वो पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर है। ओके। एक होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो आपने पहले हमसे पूछा कि डायबिटीज है तो वो उनको पॉलिसी मिल सकती है। वो प्री एग्जिस्ट, तो वो क्या होता है, वो इसमें आप 3 साल के बाद पॉलिसी कवर करती है। जैसे उसमें बीपी हो गया, शुगर हो गया, अस्थमा है, फिर थायराइड है, वो बाय डिफॉल्ट 3 साल के बाद। किसी को डायबिटीज है, वो पॉलिसी ले लिया तो वो 1 साल 2 साल में इलाज नहीं करा सकता, पॉलिसी बेसिस पे 3 साल से रुकना ही पड़ेगा। सकते हैं, लेकिन अगर किन्हीं को है वो एडिशनल पे करते हैं। जैसे इंश्योरेंस में उनको राइडर बोलते हैं। जैसे आपका प्रीमियम वैल्यू जो आ रहा है अमाउंट, उसके अलावा अलग से पे करके उस हिसाब से आपको 3 साल को घटा के 2 साल, 1 साल, इवन 30 डेज डे 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो आप राइडर ले लेते हैं तो वो आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। ज्यादा अमाउंट नहीं, वो एज के हिसाब से ही आता है कैलकुलेशन। वो 3-4 हजार का आता है, वो ज्यादा एज है तो ज्यादा जाता है। एज पे डिपेंड करता है और मेंबर पे भी डिपेंड करता है। या हस्बैंड वाइफ दोनों को है तो वो प्रीमियम थोड़ा सा चल जाता है, थोड़ा ज्यादा बढ़। तो उसमें क्या होगा कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वो आपको क्लेम मिल जाता है डे 1 या फिर आप 30 डेज 1 ईयर के बाद, जैसा जो प्लान आप सेलेक्ट करते हो उसके भी आपके मिल जाता है। और जैसे इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट अलग अलग मिलता है। जैसे मैं केयर का पॉलिसी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूर्णिया में रहती है। तो पूर्णिया में जो कैशलेस हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल आपको केयर प्रोवाइड करती है। पहले ये रेडिकेयर हेल्थ केयर के नाम से थी, अभी ये केयर हेल्थ केयर के नाम से। ये हेल्थ पॉलिसी ही है ना जी? हाँ ठीक है, ये हेल्थ पॉलिसी है। जैसे इसमें उसमें है सद्भावना, वो फातिमा, ये सब भी रहते हैं। हर पॉलिसी का अपना अपना एक टाइप हॉस्पिटल होता है। सद्भावना की जो बात की है वो आपका आदित्य बिरला है। आपका जो केयर में है, केयर सुप्रीम एक पॉलिसी है। ये आपकी पॉलिसी है 5 लाख का आ रहा है आपका 7,552 रुपए आ रहा है। 10 लाख का कौन सा हॉस्पिटल, इसमें कौन सा हॉस्पिटल कैशलेस है? आपका टोटल यहाँ पे 13 कैशलेस हॉस्पिटल। नाम एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर, अमला हेल्थ सेंटर, सिटी हेल्थ हॉस्पिटल, द्रौपदी नेत्रालय प्राइवेट लिमिटेड, आई केयर हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल है, गेटवे नर्सिंग, लायंस नेत्रालय, मैक्स 7, ममता वेडिंग नर्सिंग होम, लिफ्रो प्लस डायलिसिस, उसके बाद सहयोग और विशाल हॉस्पिटल। ये आपका पूर्णिया में नियर बाय में
सबसे ज्यादा हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है। जैसे पेन इंडिया में इसका 11,622 हॉस्पिटल पटना में भी है। जी। जैसे जैसे सपोज आप हमारा पूर्णिया का नियर एरिया जो सिलीगुड़ी है या पटना है, सपोज यहाँ सिलीगुड़ी मूव करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, जैसे मेरा ट्रांसफर हो गया भाई जी। पटना हो गया, फिर पटना में तो इसका मिल जाएगा ना। जी, पटना में अगर देखें, पटना में भी है तो बहुत सारा हॉस्पिटल है। जैसे जैसे आप बड़े सिटी की तरफ मूव हाँ, तो हॉस्पिटल उतना ज्यादा होगा। उतना ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल ज्यादा होगा। जैसे मेरा 5 लाख का पॉलिसी है, मेरा छोटा मोटा बीमारी हुआ, मैंने उसके लिए क्लेम कर लिया, तो मेरा फिर वो घटते जाएगा ना? वो आपका कॉर्पोरेट पॉलिसी है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए जैसे ये पॉलिसी मैंने खरीदा। हाँ हाँ, ये जैसे ये इसमें आपको छोटा मोटा बुखार हो गया, डेंगू मलेरिया ये हो गया, इसमें जो आपको नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही बेनिफिट मिलता है। जो किसी पॉलिसी में मैक्सिमम पॉलिसी में मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन हाँ, होगा, उसके बाद क्लेम आपको मिलता है। अच्छा। और जैसे कुछ पॉलिसियां हैं जो मिनिमम 2 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको देती है, जैसे केयर है, ये वो है जो मिनिमम 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम आपको अप्रूव मिलती है। और अगर सीवियर हुआ तो भी मिलेगा, सीवियर कुछ हुआ मतलब बड़ा डिजीज हो गया, हाँ, वो जी 5 लाख तक मिलेगा वो। जी। अगर 5 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 लाख, इसमें आपको एक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप बोले कि 5 लाख है और हम इलाज करा लिए, खत्म हो गया, सपोज 2 लाख का इलाज कराया, 3 लाख में बच रहा है, तो ये क्या होगा, आपको रिस्टोरेशन ऑफ कवर का बेनिफिट मिलता है। जैसे 5 लाख की पॉलिसी है, 3 लाख आपने यूज कर दिया, 2 लाख आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच रहे हैं, तो जैसे डिस्चार्ज होने के बाद आपका 45 डेज में जैसे 70 लाख तक चला जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट कराएंगे, टाइफाइड फीवर है, इस तरह से होता रहता है। तो इसीलिए लोग छोटे मोटे बीमारी में नहीं लेते क्लेम, ताकि वो 70 लाख तक पहुंच सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिनको कभी हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो छोटा मोटा जैसे हुआ बुखार, सर्दी, जैसे डेंगू मलेरिया ये सब हुआ, तो क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उससे घट बिल्कुल लेना चाहिए। अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन अगर केस आता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका फाइनेंशियल इफेक्ट पे बहुत सारा इफेक्ट बचत करता है। वो एक ओपीडी हो गया। जैसे कि ओपीडी में आप विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन आप डॉक्टर के पास गए, विजिट किए, टेस्ट हुआ, उसके बाद मेडिसिन लेके घर आ गए, तो वो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपका काम नहीं करती है, उसके लिए ओपीडी आपको लेना पड़ता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा ओपीडी आप लेते हैं तभी वो काम करेगा। तो वो 1-2 हजार के लिए कोई मतलब नहीं। 1-2 हजार के लिए वो मैं एक नॉर्मल है, फीवर में होता है, टेबलेट वेट खाए तो हो जाएगा, लेकिन इससे तो कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा। लेकिन ज्यादा कभी ऐसा इमरजेंसी केस आ जाता है, उस केस के लिए अपने को एक हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं किसी को, 5 लाख या 10 लाख का? आप क्या रिकमेंड करना चाहिए? मुझे कोई भी चीज नहीं है जी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? मैं तो रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 10 लाख का पॉलिसी लेके चले, क्योंकि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा। आप ट्रीटमेंट कभी करवाते हैं तो उसमें कम से कम 5-6 लाख 7 लाख चला जाता है। अगर किसी तरह का क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो आजकल के टाइम में देखते हैं कितना मेडिकल इलनेस 10 लाख में कुछ नहीं है। हम उसके जो बहुत पैसा भी लगता है, लेकिन ऐसे मिनिमम 10 लाख का लेके चलना चाहिए पॉलिसी। कभी कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाता है वो काम हो। अच्छा, ठीक। वो डिपेंड करेगा किस तरह का बीमारी है, किस तरह का इलाज चल रहा है, उस हिसाब से पॉलिसी। अगर मान लीजिए मुझे हार्ट अटैक आ गया अचानक से, तो फिर वो अगर पता चलेगा कि इसको टेंशन हो रहा था, तो क्या वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा? एक मैंने देखा था उसमें टीवी में कहीं तो ये दिखा रहा था कि जो उसको पता चला कि जो उसको हाइपरटेंशन हो रहा, टेंशन हो रहा था। अब मान लो लोग काम करता है, सोसाइटी में रहता है, फैमिली में, ऑफिस में जॉब करता है, तो थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगा ही। और अगर अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको क्या क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा अगर उसका वेटिंग पीरियड क्लियर हो गया होगा पॉलिसी में तो रिएक्शन नहीं है। सपोज कोई आज पॉलिसी लिया, 2-3 दिन के बाद ये हार्ट अटैक आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है 30 डेज का एक इनिशियल वेटिंग पीरियड दिया गया। 30 डेज के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, 30 डेज के बाद होगा तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या ऐसा कुछ भी होता है, डेथ वगैरह कुछ होता है? डेथ बेनिफिट नहीं है। अगर ट्रीटमेंट के दरमियान में अगर आपका इलाज चल रहा है और डेथ हो जाता है तो जो इलाज में खर्चा आ रहा है बिल का, बस वो पे हो जाएगा। आफ्टर डेथ बेनिफिट है, उसके लिए आफ्टर या फिर वाइट इंश्योरेंस। ठीक है। एक्सीडेंट के कारण कुछ हो गया तो एक्सीडेंट के ऑन द स्पॉट तो कोई बेनिफिट नहीं, कोई भी नहीं। एक्सीडेंट में कुछ हुआ तो फिर एक्सीडेंट में हुआ तो ट्रीटमेंट होगा तो उसमें आ जाएगा। सारा कुछ ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट के टाइम वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। उसके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उसके लिए टर्म ले लीजिए बेटर है। लाइफ इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं। जैसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या मतलब उसका क्या बेनिफिट है, किसको लेना चाहिए?
जिससे बोले जाते हैं कोई टर्म डिपेंडेंट हो उसी को लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली जिसका सोर्स ऑफ इनकम वो इंडिविजुअल पॉलिसी जाती है। कहीं हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंडिविजुअल या फैमिली लेते हैं तो वो उसमें टर्म या लाइफ इंडिविजुअल जाता है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलता है कवरेज। डिपेंडेबल होना चाहिए तो लेके फायदा। हाँ कि 50 लाख का जाएगा, 1 CR का जाएगा, या फिर आप कितना एज ले रहे हैं उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। जैसे अगर मेरे अंकल हैं, उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी तो अगर वो लेना चाहे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, उनको कितना पड़ जाएगा? वो एज पे डिपेंड करेगा। ऐसे तो मेरा कितना हेल्थ होगा? 40 प्लस होगा उनके। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज देखा जाता है। जी, जब भी टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस होगा कम्प्लीटली आपका हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद आपको इशू होगा। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो रहा होगा तो मेडिकल रिपोर्ट के बिहार पे पॉलिसी इशू होगा। अगर नहीं चेकअप होगा करने के लिए उसको हॉस्पिटल जाना हाँ वो कंपनी खुद आगे से इंश्योरेंस कंपनी आपको एक घर पे आती नेटवर्क हॉस्पिटल या मेडिकल टीम घर पे आती है। अगर नियर बाय हॉस्पिटल है उनका तो वो घर पे आके सारा मेडिकल चेकअप करती है। उसमें 15 से 20 दिन लगता है तो अगर पॉलिसी मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर वो रिफंड हो जाता है। ओके, तो ठीक है, देख लीजिए प्रीमियम कितना है। रिजेक्ट भी हो जाता है क्या कोई से कंडीशन में? उसको टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? अगर मेडिकल टेस्ट में अगर कोई किसी तरह का क्रिटिकल इलनेस आता है आदमी तो पहले तो बता कर रखिए तो रिजेक्ट होगा, पहले से बता रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट में लिस्टेड होना चाहिए। जी वो मिलेगा। मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल से हूँ, मुझे वो टर्म और लाइफ के लिए अलग वर्टिकल। तो मतलब हेल्थ तो आपको एक ट्रीटमेंट के लिए देता है, और वो आपका जो लाइफ और टर्म इंश्योरेंस है वो आपका आफ्टर डेथ मेरे फैमिली के लिए होगा। तो मेरे पे तो कोई डिपेंड ही नहीं है, तो हमको तो जरूरत ही नहीं है उस चीजों का। वो सब आदमी का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, इस तरह से जो लेना तो चाहता लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस भी टर्म इंश्योरेंस के जैसा है। लाइफ वो किसी में यूलिप हो रहा है, जैसे पॉलिसी चल रही है, आपको बीच में रखवाना है तो वो आपको कुछ अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। नहीं तो वो जनरली फायदा नहीं होता जी, वो आपका जो है टर्म या लाइफ में आपका डेथ बेनिफिट होता है, दूसरे को फायदा, हमें फायदा नहीं मिलेगा। फैमिली को आप नहीं मिलता है, जो आप नौकरी डालते हैं उसको मिलता है। आपके लिए अगर हेल्थ आप लेते हैं तो आप ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा इसमें नहीं। जो इंश्योर होता है उन्हीं का ट्रीटमेंट। वो देख लीजिए फिर 10 लाख का कितना है और 5 लाख का कितना है प्रीमियम। ज्यादा डिफरेंट नहीं, 1000-1500 रुपया का अंतर आ रहा है। जैसे 5 लाख का ये है ना ईयर का, तो उसमें आपका 7552 रुपया है, और 10 लाख का लेके चल रहे हैं तो 8615 8627। अच्छा ठीक है। यही तो हमने टाटा का लिया था, लेकिन उसका कोई था ही नहीं नेटवर्क यहाँ पे, तो फिर मैंने प्रीमियम भरना बंद कर दिया इस साल से। टाटा का इसमें भी आपको मिल जाएगा। टाटा में नहीं लेना, टाटा का नहीं है इसमें टाटा का। 2 कैशलेस हॉस्पिटल है यहाँ पे। एक है गैलेक्सी हॉस्पिटल हार्ट केयर एंड कोसी आरोग्य हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका इंडिया में नेटवर्क हॉस्पिटल है 12,897। जो कि बाहर बहुत ज्यादा। हाँ बाहर ज्यादा है। ऐसे मेट्रो सिटी में तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल है ना, तो ज्यादा सुविधा है तो ज्यादा हॉस्पिटल भी है, तो कोई भी वो तो देखिए जैसे जैसे हॉस्पिटल बड़े शहर की तरफ जाते हैं तो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट भी है। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है, अगर वहाँ पे वैसा डिवाइस या इक्विपमेंट नहीं है हॉस्पिटल में, तो उसको टाइप करके भी क्या बेनिफिट मिलेगा? सही बात। जब इलाज ही नहीं हो पाए वहाँ पे, तो इसीलिए बड़े शहर में उतना सामान रखते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट रखते हैं, ताकि पेशेंट का यूज हो सके, इलाज हो सके, कम समय में उनको ठीक किया जा सके। तो 10 लाख वाला भी सही है, वही ले लो। अच्छा 10 लाख में क्या क्या कवर है? बता दो क्या क्या कवर नहीं है, बताइए क्या नहीं है। क्या नहीं है। हाँ पॉलिसी में कुछ कवर नहीं करती है, जो एनिमल राइट कवर नहीं करते। सांप बिल्ली कुत्ता किसी तरह का कुछ काट लेता है, वो वैक्सीनेशन का पार्ट होता है, वो कवर नहीं होता है। उसके बाद ये आता है ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस कवर नहीं करती है, अटेम्प्ट टू सुसाइड केस कवर नहीं करेगा। उसके बाद किसी तरह का कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह है वो भी कवर नहीं। ठीक है। कवर आपका इसमें है बता दो, और इसमें आपका सीजनल है, क्रिटिकल है, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल कवर है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है तो वो आप एडिशनल पे करके वो भी आप कवर कर सकती है। जैसे फीचर्स है इसमें केयर करना, लास्ट 3 मंथ में जिसने भी क्लेम किया ये 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। एनी रूम रेंट कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कभी कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, उस केस में आपको वार्ड में दिया जाता है, सिंगल डबल ट्रिपल रूम। अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो डिलक्स रूम, स्वीट रूम मिलता है, तो वो किसी भी कैटेगरी का आप रूम ले सकते हैं। इसमें किसी तरह का केपिंग नहीं दिया हुआ। अब 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख में जैसे 2-3 लाख का यूज हो जाता है,
तो ये आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट मतलब रिफिल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। इलाज कराए उसके बाद 45 डेज के बाद ऑटोमेटिक ये अमाउंट रिफिल हो जाएगा। जी, इवन 10 लाख भी खर्चा होगा तो वो भी रिफिल हो जाएगा। ये बेनिफिट रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस के, जो सपोज कोई आदमी एक ही बीमारी से मल्टीपल टाइम्स अगर एडमिट हो रहा है उस केस में भी ये रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड चीज, अगर कोई आदमी इलाज करा के गया कोई नई बीमारी से भर्ती हो गया उस केस में भी आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। फिर रेनुअल, सपोज आपने इस साल पॉलिसी भी किसी तरह का आपने क्लेम नहीं दिया पॉलिसी से, न्यू ईयर जैसे आप जाते हैं रेनुअल कराते हैं उस टाइम में आपको नो क्लेम बोनस एड हो जाएगा। जैसे एक ईयर में पॉलिसी है तो 15 लाख फर्स्ट ईयर में देगा, 15 प्लस 10 25 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर आप जाते हैं 15 होगा तो वो 40 लाख होगा। आपका 5 मैक्सिमम 70 लाख तक ये पॉलिसी जाएगा। जिस ईयर आप क्लेम ले उस ईयर में नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, बाकी बात जो भी आपका इलाज के दौरान में खर्चा हो बेनिफिट होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जैसे कोई आदमी ट्रीटमेंट करवा के डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद भी घर में इलाज चलता रहता है। तो वो उसमें आपका डॉक्टर विजिट का, मेडिसिन का, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो सारा चीज कवर रहता है। वो 180 डेज 6 महीना तक पॉलिसी कवर करती है। फिर डे केयर ट्रीटमेंट है। डे केयर ट्रीटमेंट में जो छोटे मोटे सर्जरी वगैरह है, जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी होगी, किसी तरह का जैसे पैर में डैमेज हो गया तो प्लास्टर वगैरह होगा, ऐसा ट्रीटमेंट जो 2 से 4 घंटे में डॉक्टर ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट करके आपको डिस्चार्ज कर दे, वो डे केयर में काउंट होता है। इसके लिए मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एट होम वगैरह जैसे है तो लिया, ये कब से शुरू हो जाएगा? जैसे पुलिस में इलाज खरीदा, जी जी, फिर कब से स्टार्ट हो जाएगा मोतियाबिंद का, मतलब कब से कवर करेगा? मोतियाबिंद स्लो ग्रोइंग डिजीज में है, वो 2 साल के बाद क्लेम है। अच्छा, और पेट टूटना? पेट टूटना डे 1 से एक्सीडेंटल में कवर हो जाएगा। ओके। और जैसे घुटने का रिप्लेसमेंट हो गया वो सब भी आपका 2 साल, स्लो ग्रोइंग बीमारी 2 साल के बाद कवर करता है। अचानक वाला सडन वाला वो तुरंत शुरू हो और 30 डेज के बाद। 30 डेज। अचानक से तो एक्सीडेंटल भी होता है तो वो डे 1 से कवर हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का बेनिफिट मिलता है। जैसे कोई आदमी इलाज वगैरह करवा रहा है, इलाज लंबा चलेगा या फिर हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, उनका इलाज लंबा चलना है या फिर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं रिकमेंड करवा के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एट होम करवा सकते हैं। ओके। ये हॉस्पिटल में। उसके बाद एम्बुलेंस चार्जेस पर हॉस्पिटलाइजेशन पे 10,000 रुपया भी देना आपको। फिर इसमें मिड ईयर बेबी को भी ऐड कर सकते हैं, ये वैल्यू एडेड सर्विस है। फ्रेंड, आपने देखा अभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कशन किया, और इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले, ना कोई स्पॉन्सर वीडियो है। कि हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, खुद की हेल्थ के प्रति भी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर हेल्थ गया तो वो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, कहावत है हमारे पुराने टाइम से। इसीलिए हमें एक हेल्थ पॉलिसी, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से खाना भी खा पाएंगे, घूम भी पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसा हेल्थ पॉलिसी लें जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवा सके, डॉक्टर से कंसल्ट भी करवा सके, और टाइम पड़ने पे अपने और अपने फैमिली मेंबर का भी ट्रीटमेंट करवा सके। तो फ्रेंड, ये पॉलिसी बाजार से मैंने एक भैया को बुलाया था और उनसे मैंने पूछा है कि किस तरह का इंश्योरेंस मेरे लिए सही रहेगा। और आप सब भी चाहो तो कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो भैया उनका जवाब भी दे सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट आप पॉलिसी बाजार के नंबर पे भी फोन करके बात कर सकते हो। ये मेरा कोई प्रचार करने का या कोई हमें पैसा नहीं मिला है इसका, तो आप जैसा चाहे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का जो है आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एनिमल की हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह के वीडियो को देखने के मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।